नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। किसान आंदोलन का मुद्दा अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसान संगठनों का पक्ष भी सुना जाएगा। साथ ही कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अब तक समझौता क्यों नहीं हुआ। अदालत ने सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाने को कहा है ताकि दोनों के आपस में मुद्दे पर चर्चा कर सके। यानी पूरा मामला एक बार फिर संवाद की तरफ से बढ़ रहा है। हालांकि सरकार ने पहले ही किसान नेताओं को एक कमेटी बनाने का ऑफर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ सरकार इस मुद्दे पर भ्रमजाल तोड़ने के लिए कमर कस चुकी है। सरकार ने तमाम मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक सब जमीन पर उतार दिए हैं। संवाद और चौपाल के लिए भ्रमजाल तोड़ने की सबसे बड़ी कोशिश शुरू हो चुकी है। तो सवाल यह है कि 21 दिनों से चल रहा आंदोलन अब खत्म होने वाला है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, किसान आंदोलन का सुप्रीम समाधान। और आज हमारे साथ बात करने के लिए स्मृति ईरानी भी केंद्रीय मंत्री जुड़ेंगी, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। किसान आंदोलन का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आंदोलन के चलते बंद सड़कों को खुलवाने के लिए जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसान संगठनों का पक्ष भी सुना जाएगा। साथ ही कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अब तक समझौता क्यों नहीं हुआ। अदालत की ओर से किसान संगठनों और सरकार को नोटिस दिया गया है। अदालत ने सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाने को कहा है ताकि दोनों आपस में मुद्दे पर चर्चा कर सकें। गतिरोध दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन साथ ही हमको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी मुद्दा केवल और केवल बातचीत के मार्ग से ही सुलझ सकता है। उधर सरकार दावा कर रही है कि किसानों के बीच विपक्ष ने भ्रम फैलाया है। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। और अब इस भ्रम जाल को तोड़ने के लिए मोदी सरकार ने किसानों के बीच चौपाल की शुरुआत कर दी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने भोपाल से इसकी शुरुआत की थी। ग्वालियर में आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोर्चा संभाला। और इंदौर में किसानों का भ्रम दूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मैदान में उतरे। आज राजनीतिक उद्देश्य से वो गुमराह कर रहे हैं। जिन्होंने 2019 में अपना घोषणा पत्र में उसको रखा था, वही लोग अभी राजनीतिक उद्देश्य से इस नियम का विरोध कर रहे हैं। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा की एक फेसबुक पोस्ट को सरकार ने भ्रामक बता दिया है। प्रियंका वाड्रा ने फेसबुक पर एक ट्रेन का वीडियो डाला था जिस पर अडानी ग्रुप का चिन्ह लगा हुआ था। इसके साथ ही प्रियंका वाड्रा ने लिखा था कि देश के किसान खेती किसानी को भी मोदी जी के अरबपति मित्रों के हाथ में जाने से रोकने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पीआईबी ने इसे भ्रामक बताया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के दखल और मोदी सरकार की चौपाल से किसानों की शंका दूर हो जाएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, किसान आंदोलन का सुप्रीम समाधान। और अब भ्रमजाल पर प्रहार का विश्लेषण। चौपाल से भ्रमजाल तोड़ने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। मैदान में उतरे केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता। संवाद से समाधान निकालने की कोशिश शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कमेटी बनाकर बातचीत हो। क्या सुप्रीम कोर्ट से होगा आंदोलन का अंत? इस सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता इस चर्चा पे अखिलेश प्रताप सिंह। मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद है गौरव भाटिया, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ कौशल कांत मिश्रा है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो जनता का भी पक्ष रखेंगे और किसानों का भी पक्ष रखेंगे। आप तमाम लोगों का स्वागत है। तो आज की इस बहस के अंदर ज्यादा बड़े लंबे चौड़े मेहमानों की लिस्ट नहीं है, लेकिन मैं अखिलेश प्रताप सिंह इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अब चौपाल से
कह रही है कि हम भ्रम जाल को तोड़ देंगे, और बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्ष भ्रम को बुनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिक्का चल नहीं पाएगा उनके भ्रम का। और आज तो प्रियंका गांधी के ट्वीट पर भी पीआईबी ने बोल दिया कि यह झूठी जानकारी दी जा रही है। क्या कहना चाहते हैं फेसबुक पोस्ट पे? बोलिए जी। अमीश जी, जिस कानून को समझाने के लिए देश और उसी पार्टी की पूरे प्रदेश की सरकारें सड़क पर उतर गई हो, तो ये समझिए कि वो कानून कितना बकवास होगा, कितना खराब होगा। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि उसको समझाने के लिए पूरी सरकार को, केंद्र की सरकार को, प्रदेश की सरकार को चौपाल लगानी पड़ रही है, दूसरी बार लगानी पड़ रही है। जब पास हुआ तो भी लगाए थे, तभी भी गए थे लोग। तो कानून कितना बेकार होगा, इससे सहज अंदाजा लगा लीजिए आप। तो ऐसी बेकार कानून बनाने वाली सरकार को तो बोझ ही है ना इस देश पे, और चौपाल में जाके बात करने से कोई फायदा नहीं है। पहले भी कर चुके हैं, जब बिल पास हुआ तो ट्रैक्टर के तिरपाल लगा के जो बैठे हैं उनसे बात करो, वो भारी पड़ रहे हैं। आपको अहंकार छोड़ना होगा सरकार महोदय, आदरणीय मोदी जी। भ्रम में किसान नहीं है, भ्रम में केंद्र की सरकार है और आप हैं। आपको इन सुझावों को मान लेने से सरकार का नुकसान क्या है भाई? कौन सा नुकसान है? क्यों नहीं हठ धर्म का त्याग करके आप लोगों की बात कर रहे हैं? और आप खुद ही बता रहे हैं कि हम समझाने उतरे हैं। तो कितना बेकार कानून आप क्यों बनाते हैं? तो आप संवाद के पक्ष में नहीं है। आपको 1 मिनट 25 सेकंड हो गए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप संवाद के पक्ष में नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला एक कमेटी बनानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी शायद संवाद के पक्ष में होगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप संवाद के पक्ष में नहीं, आप कह रहे बातचीत नहीं होनी चाहिए। सरकार का अहंकार छोड़ना, यानी कानून निरस्त होने चाहिए, कानून ये हटने चाहिए, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं। यही आपका कहना है? संवाद से कुछ नहीं होने वाला, बातचीत से कुछ नहीं निकलेगा। हमने कब कहा कि बातचीत नहीं होनी चाहिए? फिर हमने फिर दोहरा दूं आपको जी कि जिस कानून को समझाने के लिए सरकार को, पूरे देश की सरकार और प्रदेश की सरकारों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, चौपाल लगाना पड़ रहा है, आप अंदाजा लगा लो कितना बेकार कानून बना। ठीक है, वो कितना बेकार कानून है। ठीक है, आपने अपनी बातों को रख लिया। आगे की बात सुनिए। अब गौरव भाटिया को भी सुन लेते हैं। 1 मिनट, मैंने आपको सेंटेंस पूरा हो जाने दीजिए। ठीक है, बोलिए 20 सेकंड और बोल लीजिए। कानून बनने के लिए जो प्राविधान है, संसद में बहस होती है, तब तो आप बहस किए नहीं, तब तो आप सुझाव माने नहीं, तब तो अपने अलायंस पार्टनर को भी आपको जाना पड़ा, सब कुछ हो गया। राज्यसभा में किस तरह से लूटे, और आप अपने अहंकार में बिल को पास कराते, आप कहते हैं बहस करो। अरे भाई, बहस तो कई बार कर चुके हम। तो किसान तो यही कह रहा है कि इसको बदल, किसान की बात मांग लेने से सरकार का नुकसान क्या है, हर्जा क्या है, सरकार के ऊपर कौन सा बोझ पड़ा जा रहा है? ठीक है, ओके, अडानी जी से कहा जाएगा तभी मानेंगे। ठीक है, आपने अपनी बात आपने अपनी बात को रख लिया। गौरव भाटिया, ये कानून बकवास है, इसीलिए इस बकवास कानून को समझाने के लिए आपके मंत्रियों को उतरना पड़ रहा है, एक बारी नहीं कई बारी। सवाल बड़ा सीधा है, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं, क्या आपको लगता है इस वक्त पूरे मामले का कोर्ट से समाधान होगा? आपको भी आशा है सर्वोच्च अदालत से, जिसका देश में विश्वास है, जिसको देश में विश्वास है? एक मृत पार्टी कांग्रेस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मैं पहले बात करना चाहता हूं, कहीं ना कहीं क्या कहा आपने? एक मृत पार्टी? क्या कहा अभी आपने गौरव भाटिया? एक मृत पार्टी कांग्रेस? कांग्रेस मृत पार्टी है, आप भी जानते हैं। अब मृत पार्टी को वेंटिलेटर पे डालने से जीवित थोड़ी ना हो जाएगी, इसलिए मैं बाद में आऊंगा। खैर, समय नष्ट मत करिए। भारत में कोई रुचि नहीं रखता कि कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है। हम लोगों जो मेन मुद्दा, मोदी जी रुचि रखते हैं भाई। बीच में मत बोलिए भाई साहब, बीच में मत बोलिए। बड़े हैं उम्र में भी, बाल पके हुए हैं, अपनी बारी में बोलिएगा, कोई बात नहीं। एकदम बोलूंगा, चलिए, बेफिक्र रहिए। धन्यवाद, अच्छे लग रहे। चलिए, सबसे पहले तो देखिए, इस बात की खुशी होती है अमीर जी कि कल नरेंद्र मोदी जी ने भी किसानों को और देश को संबोधित करके एक बड़ी बात कही थी कि आप हमारा सम्मान है और हमारे दरवाजे आपसे बातचीत करने के लिए 24 घंटे खुले हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही बात करी कि समाधान निकलेगा तो केवल बातचीत से निकलेगा। और आप बताइए, 6 राउंड की वार्ता हो चुकी है, उसके बाद अभी हम कहते हैं अगर कुछ किसान हैं जिनके मन में शंका पैदा की गई है तो हम बातचीत करके हल कर देंगे। आप कह रहे हैं कि भ्रम विपक्ष फैला रहा है, भ्रम कांग्रेस फैला रही है।
मैं बताता हूँ। कांग्रेस अगर मृत पार्टी है तो उसके भ्रम में किसान क्यों आ रहा है, जैसा आपने नहीं, बोला? ये हाँ, ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है। अब मैं बताता हूं। देखिए क्या है दोगला चरित्र, क्या है। देखिए यहाँ पे अखिलेश जी हैं, थोड़ा बहुत कानून इन्होंने जरूर पढ़ा होगा, राहुल गांधी ने तो नहीं पढ़ा। इन्होंने कहा चर्चा तो संसद में होनी चाहिए। बिल्कुल चर्चा हुई थी लोकसभा में 5 घंटे, राज्यसभा में 7 घंटे, लेकिन राहुल गांधी कहाँ थे उस वक्त? वो पिज्जा खा रहे थे इटली में, या चाइनीज नूडल खा रहे थे। तो संसद में जब चर्चा चल रही थी तो राहुल गांधी क्यों नहीं थे? अब भ्रम कैसे फैलाते, दोहरी राजनीति। 20 सेकंड। देखिए कांग्रेस पार्टी, 30 सेकंड से ज्यादा लूंगा प्लीज। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो सीरियल नंबर 11, एपीएमसी मंडी समाप्त कर दी जाएगी। हमने तो समाप्त नहीं करी, एक विकल्प दिया। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हम संशोधन करेंगे, हमने भी किया। अकाली दल ऑर्डिनेंस आया हमारे साथ, उसके बाद पलट गए। हरसिमरत कौर जी का बयान देखिए। आम आदमी पार्टी, इन्होंने 23 नवंबर को एक कानून लागू कर दिया दिल्ली में, अब विरोध कर रहा है। आप बताइए। समाजवादी पार्टी एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर है मुलायम सिंह यादव जी, वहां क्या सुझाव दिया था बताइए? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी रिलायंस को खुद लाए, एक ट्वीट है उनका, सूट बूट की सरकार उनकी होगी, और अब कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है। ठीक है गौरव, आपने अपनी बात को रखा। गौरव आपने अपनी बात को रख लिया। सारी पार्टियां क्या दिखाती हैं? गौरव जी अब मैं अखिलेश जी से जवाब ले लेता हूं। अखिलेश जी, आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। आज भी प्रियंका गांधी ने जो फेसबुक पोस्ट करा उसमें भी भ्रम था। वो कह रहे थे देखिए ये फिर वही सूट बूट की सरकार है, अदानी को इन्होंने रेलवे को बेच दिया है, जबकि वो एडवर्टाइजमेंट थी। ट्रेन के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो किसी को ट्रेन थोड़ी बेची जाती है, उसमें पीआईबी को फैक्ट चेक करना पड़ा। अमीर जी, हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस मृत पार्टी है। मोदी जी चीख चीख के कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। 40 सांसदों वाली पार्टी 303 सांसदों, वही 50 मान लीजिए, 303 सांसदों का नेता प्रधानमंत्री ये बता रहा है कि हम भ्रम फैला रहे हैं। अरे जाओ डूब मरो भैया, फिर एक चुल्लू पानी ढूंढो और डूब मरो। राहुल गांधी हम अगर 50 बीच में पीड़ित भाई, अरे भाई पीड़ित चुल्लू भर पानी में तो पीड़ित मत होइए, दूसरों को ज्ञान दे रहे भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वैसे ही जवाब दूंगा। गलत भाषा नहीं, खानदानी चोर है गांधी परिवार, खानदानी चोर। लो ये तो और नंबर ले रहे हैं, ये तो आपकी जैकेट भी ले लेंगे, आपकी हरी जैकेट भी ना चोरी करी तो बताइए। जैसा नेता घर में आएंगे वैसे प्रवक्ता, जैसे नेता पार्टी का संस्कार, वैसे प्रवक्ता के संस्कार। मुबारक हो आपको गांधी परिवार, जो आपको मुबारक हो, 2 करोड़ में, आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो, अपने पिताजी की 3 मैं बोलूं अमीर जी की इसी तरह आपका इसी तरह चलता रहेगा कि अमीर जी पानी में डुबवाइएगा, एक एक करके क्यों मरना, चुल्लू भर पानी में करके किसको बोलना परिवार को। अच्छा एक सेकंड, अच्छा ठीक है, आप दोनों कह रहे हैं कि दोनों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, लेकिन मेरा निवेदन है कि कोई भी किसी भी पानी में डूब के न मरे, बड़ा जाड़े के दिन है, काफी दिक्कत हो जाएगी। ओके, एक एक करके सब अपनी बात रख ले। जी जी एक सेकंड गौरव जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना गौरव जी। गौरव जी अब हो गई एक दूसरे की छिछाली, इधर खूब बेचती होली, कपड़े वपड़े फाड़ लिए, आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा। ओके अखिलेश जी मेरा पार्टी वाला नंगों के कपड़े कैसे भाई, आपका पॉइंट गौरव भाई बताने तो दीजिए। ठीक है, आप कौन किसके पास कपड़े हैं, कौन बन रहा है, इसका बहस मैं नहीं कर रहा अभी यहाँ पर। अभी तो ये अपने कपड़े फाड़ के खुद डूबेंगे, अभी और सुनने दीजिए ना। जो सच्चाई बहुत कड़वी होती है। अच्छा सीरियल नंबर 11 सांसद जो है, अभी बता रहा हूँ धीरे, अरे आप अभी ज्ञान दे रहे थे, बीच में मत बोलिए, अभी आप ज्ञान दे रहे थे, बीच में मत बोलिए, और बीच में बोलने लगे तो चुल्लू भर पानी संस्कार का परिचय आप दे रहे, चुल्लू भर पानी में तो मैं फिर कह रहा हूँ डूब मरो। अरे 303 सांसद लेकर नहीं समझा पा रहे हो, डूब मरो। वो पानी में 303 सांसद लेकर के नहीं समझा पा रहे हो, अब विपक्ष को बरकरार है तो डूब मरो, सारे डूब मरो, गंदा हो जाए। इतने फिर से डूब मरो। गांधी और गांधी एक बार नहीं 100 बार कहूंगा। अमीर जी तो मैं भी सबको डिस्टर्ब कर सकता हूं। अच्छा मेरा निवेदन स्वीकार करें, 40 सेकेंड बोलने अखिलेश जी, फिर आप बोल लीजिएगा। अखिलेश जी मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। मेरा सवाल था कि आज प्रियंका वाड्रा ने एक फेसबुक पोस्ट भी लिखा जिसमें उसने अदानी के ऊपर एक कमेंट लिखा। उन्होंने लिखा कि देखिए ये ट्रेन भी बेच दी है, जबकि वो फर्जी बात है। ट्रेन पे ऐड ट्रेन को बेचना नहीं होता।
पीआईबी ने अच्छा, फैक्ट चेक करके बोला ये चलिए, फर्जी चलिए। जानकारी अच्छा, फैलाई जा रही है PIB प्रियंका गांधी द्वारा। सुनिए, बोलिए, सुनिए, तो ये भ्रम और सुनिए। झूठ क्यों, हाँ वही मैं कह रहा हूं ना, किस लिए? इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी मेजॉरिटी का प्रधानमंत्री जो 303 सीटें लोकसभा में लेके आया है, जी। वो छोटे से विपक्ष को ये कहे कि वो भ्रम फैला रहा है, तो भैया तुम 303 सीटें लेकर के क्यों बैठे हो? तुम कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, जाओ चुल्लू भर पानी में डूब, फिर काहे पे भ्रम 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 की बात क्यों कर रहे हो आप भाई? आप कन्विंस कर लो ना, इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिली, अब कब कन्विंस करोगे? नहीं कन्विंस कर पा रहे हो। और जो मोदी जी अभी बता रहे थे, तो वो मोदी जी 2011 में खुद एक कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी के खुद कहा था कि एमएसपी मैंडेटरी होगा, उसका फिक्स होगा। और जो ये बता रहे हैं, हमारे 11 में लिखा है, मैनिफेस्टो के 11 पॉइंट में लिखा है, हम बदलाव करेंगे जिससे कि कृषि उपज के निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय ठीक है, आप गौरव भाटिया से जवाब मैं सुन लेता हूं, लेकिन प्रियंका गांधी की फेसबुक पोस्ट पे आपने कुछ नहीं बोला, मैंने 2 बार सवाल पूछा। आप अवॉइड करना चाहते हैं या आपकी मर्जी है, या आपकी लिबर्टी नहीं है? अवॉइड कराना चाहता हूं, सरकार झूठ बोल रही है, आंखों देखी खबरें हैं, कोई जो है खबर कहां ट्रेन बिकी अदानी को? वो ट्रेन बिकी कहां? अरे क्या चीज नहीं ट्रेन पे ऐड का मतलब ट्रेन बिकना थोड़ी होता है। एयरपोर्ट बेचा अखिलेश जी, रेलवे बेचा, मालगाड़ियां चलती हैं अदानी की, स्टेशन बेचा, गोडाउन ठीक है, ओके ओके, रेलवे का, ठीक है, अब गौरव भाटिया इसका जवाब देंगे। अब हो गया अखिलेश जी, अब आपको मैंने पूरा समय दिया। अखिलेश जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अखिलेश जी, ओके, गौरव भाटिया सुन लीजिए। गौरव भाटिया आप सब कुछ बेच रहे हैं, प्रियंका गांधी ने भी आज यही एक फेसबुक पोस्ट लिखा था, जवाब दे दीजिए। और चुल्लू भर पानी में तो डूब ही मरना चाहिए आपकी पार्टी को, जैसा अखिलेश जी ने बोला उनके शब्दानुसार। देखिए, छोटी पार्टी के छोटे प्रवक्ता की छोटी बात का उत्तर मैं दे देता हूं, वो देना पड़ेगा। अरे झूठ बोला करो, कल हो सकता है कांग्रेस में आना पड़ जाए। अरे कांग्रेस बोला करो, नहीं हो जाओ भाई, चलो अब समाजवादी पार्टी से अब बीजेपी में गए तो थोड़ा बचा के बोला करो कि कल अच्छा मिले लगा, तो मुझे मजा आ रहा है। कल आग लगी हुई है, नीचे देखिए आग लगी हुई है, कल जब सीट के नीचे देखिए गड्ढा हो गया, आग लगी है, दर्द बहुत है। अब चुप नहीं करेंगे अमित जी आप, तो शर्मिंदगी न उठानी पड़े, इसलिए आदमी मरता मर जाएगा, ऐसी पाखंडी ढोंगी घटिया पार्टी में नहीं आएगा। चोरों की पार्टी है, खानदानी चोर, खानदानी चोर। अच्छा एक सेकंड अखिलेश जी, अब आपने भी बोल दिया, अब निजी हमला भी आपने कर दिया, अब बहस को बढ़ा लेते हैं ना आगे। आपने जो सवाल रखा उसी का जवाब तो ले रहे हैं। अखिलेश जी आपको 45 सेकंड पूरे मिले, उसके बाद भी 20 सेकंड मिले। अखिलेश जी अगर आप भी ऐसा करेंगे, आप तो वरिष्ठ आदमी हैं, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। क्यों सपा में थे, जब ये सपा में थे तो यही भाषा मोदी ठीक है, बीजेपी के लिए बोलते थे। अच्छा ठीक है, अब गौरव भाटिया जवाब दे ले। मर्यादित भाषा बोला करो, तुम आने जाने वाले पॉलिटिकल पार्टी के हो, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। ठीक है अखिलेश जी, थोड़ा सा शब्दों का मर्यादा बना के रखोगे तो बड़ी शब्दों की मर्यादा तो पिछले काफी दिनों से काफी देर से देख ही रहे हैं, शब्दों की मर्यादा क्या है। लेकिन गौरव भाटिया को जाने वाले हो, अखिलेश जी लेट्स बी फेयर ना, उनको उनका वक्त मिलना चाहिए। आपने काफी सारे सवाल उठाए, गिव हिम 40-50 सेकंड्स। बोलिए गौरव। अब देखिए, देन कौशल जी, डॉक्टर कौशल। चुल्लू भर पानी में कौन मरेगा मैं बताता हूं। चुल्लू भर पानी में वो मरे जिनका दामाद करोड़ों हजारों करोड़ की जमीन किसानों की हड़प लेता है। क्राइम मास्टर गोगो रॉबर्ट वाड्रा, बीकानेर में, हरियाणा में। चुल्लू भर पानी में वो मरे जिन्होंने गंगा जल हाथ में लेके कहा था छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। चुल्लू भर पानी में वो मरे जो आपके चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। उनका सीरियल नंबर 11 क्या कहता है? हम एपीएमसी एक्ट हटा लेंगे। रिपील का मतलब जानते हैं? रिपील का मतलब जानते हैं? रिपील का मतलब जानते हैं? रिपील का मतलब होता है हटाना। बौखलाना मत भैया, बौखलाना मत, खानदानी चोर के प्रवक्ता। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, इनको दर्द क्या है? इनको दर्द ये है कि नरेंद्र मोदी जी किसानों का सम्मान रखते हुए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी सुनिश्चित कर रहे हैं एमएसपी लागू हुई। नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिखाया। गौरव अब तू में हो गई हो तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपकी एक जिम्मेदारी भी है। मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं क्योंकि आपको नहीं लगता कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से संज्ञान लिया इस पूरे मामले का,
और जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने को बोला है, क्या आपको लगता है कि आंदोलन के खत्म होने का रास्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा? देखिए, पहली बात, क्योंकि मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, जब सर्वोच्च न्यायालय में अब मामला लंबित है तो उस पर टिप्पणी ना की जाए। सर्वोच्च न्यायालय जो भी हल निकालेगा अच्छा निकालेगा और सरकार भी प्रयासरत है। लेकिन ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि नारे लग रहे थे प्रदर्शन के नाम पे, हाय हाय मोदी, मर जा मोदी। ये कौन से नारे? शर्जील इमाम को किसान बना दिया। कौन सी फसल बोई है उन्होंने? सिर्फ नफरत और गैर भारत विरोधी फसल बोते हैं ये। आप उमर खालिद को किसान मानते हैं? ठीक है, ओके गौरव, आपने अपनी बात को रख लिया। आप किसान खालिस्तानी है, किसान पाकिस्तानी है, किसानों को चाइनीज सपोर्ट है, किसान नक्सल है, हमारा अपराधी है। चार केंद्रीय मंत्रियों ने बोला है, चार केंद्रीय मंत्रियों ने ये बोला, चार केंद्रीय मंत्रियों ने आतंकी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज, नक्सली और अपराधी कैबिनेट के 4 मंत्रियों ने बोला। और मंत्रियों कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी के नाते ये सरकार का वक्तव्य माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन वक्तव्यों का खंडन नहीं किया है। कौशल मिश्रा, डॉक्टर कौशल मिश्रा, आप डिबेट के 18वें मिनट पे आ रहे हैं और मेरा बहुत सीधा और डायरेक्ट सवाल आपसे है, सॉल्यूशन तो आना पड़ेगा, सॉल्यूशन हैज टू कम। क्या आपको लगता है कि किसी भी आंदोलन का सॉल्यूशन निकलना चाहिए, समाधान निकलना चाहिए, बातचीत से निकले, कैसे भी निकले? इस प्रोटेस्ट से लगभग डेली के हिसाब से 3500 करोड़ का नुकसान हो रहा है, एसोचैम का दावा है। दिल्ली के आसपास की फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। क्या आपको लगता है कि अब वे फॉरवर्ड क्या है? क्योंकि सरकार कह रही है हम कानून वापस नहीं लेने वाले, विपक्ष का रवैया आपने देख लिया। नहीं सर, मैं तुम्हें बैठाऊंगा जी, शॉर्ट लाइट। हाँ कौशल जी। अमीश जी, देखिए जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रही है और पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, इसका विदेशों में भी प्रचार प्रसार हो रहा, तो जो प्रोटेस्ट का ऑब्जेक्टिव था, जो किसानों की मांग थी, वो सारी जनता को पता चल गई है। मेरा अब इस समय यह सोचना, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाने की बात की है जिसमें किसानों के नेता होंगे और सरकार के नुमाइंदे होंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक राइट टाइम है जब किसानों को एक ऐसा मौका मिला है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो अपनी बात को कहेंगे। यहां पे 2 बातें कहना चाहूंगा। एक, किसानों के लिए कि किसान जिस तरह से कह रहे हैं कि वो बातचीत नहीं करने जाएंगे, यानी कि वो एडमेंट हो गए हैं, वो संवाद को खत्म करना चाहते हैं। तो जनतंत्र में, लोकतंत्र में अगर संवाद खत्म हो जाएगा तो फिर देश नहीं चलेगा। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो संवाद तो करना ही पड़ेगा। तो सारे किसान भाई जो भी वहां पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने रोड जाम की है, उनसे मेरा अनुरोध है कि सुप्रीम कोर्ट भी आ गई है, चुल्लू भर पानी की बड़ी बात, सरकार बात के लिए चुल्लू भर पानी में डूब, जब दोनों हमसे, मेरे से तो दोनों वरिष्ठ हैं और दोनों ही बड़ी पार्टियों के नेता हैं, उनके मुंह से इस तरह की तूतू मैं नेशनल चैनल पे शोभा नहीं देती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अखिलेश जी ने कहा कि जो इतना गंदा कानून बनाया, घटिया कानून बनाया, जिसपे ये कहना उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि जो भी कानून बना है वो संसद, जो दुनिया हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमेटी है, एक तरह से कहें चौपाल है, उससे पास होकर अगर कोई कानून बना हुआ है जिसका सारी पार्टियां, जब पार्लियामेंट में डिस्कशन डिबेट हुआ था तो सब ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद अगर कानून आया है और जिस पे विपक्ष इस तरह की छींटाकसी कर रहा है, इसको कहूंगा कि बंदर की भाग से चीका टूटा। और ये बात सिर्फ इसी कानून में जवाब देना चाह रहे हैं डॉक्टर कौशल की बात, इसके पहले धारा 370 का सदन से पास हुआ कानून है, तो रात के अंधेरे में तो कानून पास नहीं हुआ, तो क्यों समझाना पड़ रहा है? क्यों पूरी सरकार को, पूरे देश के मंत्रियों, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, पूरी सरकार को इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ डबल इंजन की 20 राज्यों में, 15 प्रदेशों में सरकारों को जाके समझाना क्यों पड़ रहा है? अगर इतना अच्छा कानून है तो, अगर इतना अच्छा है तो पूरी बात हो जाने दें। जी 20 सेकंड में कौशल का रिप्लाई। हाँ, नहीं आने दिए। संसद में किस तरह से पास हुआ, इसका क्या जरूरत थी? जवाब मैं ये देना चाहता हूँ, जिस तरह से भारत ने ये देखा कि पिछले जो कानून पास हुए हैं, जैसे एनआरसी हुआ, जैसे धारा 370 हुआ, उसमें जिस तरह का कंफ्यूजन विपक्षी पार्टियों ने फैलाया है, उस सिचुएशन में और कोई रास्ता नहीं बनता। आप लोगों को कॉन्फिडेंस देने की बजाय कंफ्यूजन मचा रहा है, और इसका फायदा आप लोग हर बार ये कहते हैं ना, इसका फायदा विदेशी ताकतें उठा रही हैं।
हाँ, चीन पाकिस्तान मंत्री तो बता ही चुके हैं कि चीन और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। आपके कैबिनेट मंत्री तो बता ही चुके हैं कि चीन और पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। आप जो बता रहे हैं, जो बीजेपी की सरकार से, जो बीजेपी की सरकार से असहमत है, जो भी इस देश में बीजेपी की सरकार से अखिलेश जी ये बताइए, अखिलेश जी, कांग्रेस की नजर में तो 370 का कानून जो पास हुआ वो भी बकवास था, कांग्रेस की नजर में सीए जो पास हुआ वो भी बकवास था, तो बताइए ना, तो ये सब कानून बकवास थे क्या? एक सेकंड अखिलेश जी, एक सेकंड मिलते साहब, अखिलेश जी लोग डर जाएंगे अमीश जी। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे ठीक नहीं रहा, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपकी नजर में तो वो भी बकवास था, से असहमत है क्या? वो भी कानून बकवास थे ना, सीए 370 ट्रिपल तलाक सब बकवास थे। सुनिए जनाब, अरे जनाब सुनिए, जो नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी वो बकवास है। क्यों चीख रहे हो? सदन नया बनेगा वो भी बकवास है। सुन तो लो जी। क्या किसी को इस सरकार से असहमत होने का अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो अगर कोई असहमत होता है, जितने लोग असहमत हुए पिछले 6 वर्षों में, उनको क्या कहा गया? पाकिस्तानी है, चाइनीज है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, राष्ट्र विरोधी है, फलाना धमाका, यही कहा जाता है ना। और कुछ कहती है बीजेपी, यही कहती है। अगर आप उनके विरोध में हैं, नहीं सहमत हैं, तो आपको ये नारे लगाएगा भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह तो उसको टुकड़े टुकड़े गैंगी कहा जाएगा। हाँ, तो कोई सीए के नाम पर आसाम को काटने की बात करेगा तो उसको अर्बन नक्सली कहा जाएगा। कैबिनेट मंत्री बताइए ना क्या कहेंगे उसको? हाँ, तो कैबिनेट मंत्री बता तो रहे हैं कि किसान का खालिस्तानी है, क्यों बात कर रहे हो? ठीक है, आपने भी बात करें। कौशल मिश्रा कुछ कहता था, फिर गौरव भाटिया। कौशल मिश्रा 30 सेकंड, कौशल मिश्रा 30 सेकंड। कौशल जी, अखिलेश जी आपने बात करो। कौशल मिश्रा 30 सेकंड। अखिलेश जी जिस तरह से आपको सहमत ना होने का हक है, उसी तरह से मुझे सहमत होने का भी हक है। तो ये तो अलग बात रही। जहां तक रही बात, तो स्वागत करता हूं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, आपको पता है कि सर सुनिए तो, कम से कम सुनिए तो, मैं कोई प्रवक्ता नहीं भाई, आप ही की तारीफ कर रहा हूं। सुनिए तो, जो भी हमारे देश की जो भी हमारे देश की एजेंसीज बता रही हैं, क्या उस पर डाउट है आपको? क्या उस पर डाउट है कि पाकिस्तान के हैंडल? मैं जानता हूं, साइबर सिक्योरिटी में मेरा थोड़ा काम है, मैं जानता हूं कि ईरान, पाकिस्तान, चाइना, जो भी हिंदुस्तान में जब से मोदी सरकार आई है तब से इसको डिरेल करने की कोशिश कर रही है। एक डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट में सदन में रखा गया था, उस डॉक्यूमेंट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि पाकिस्तान, चाइना और ईरान जितनी भी इस्लामिक ताकतें हैं वो इस सरकार को डिरेल करना चाहती है, और उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष उनका साथ दे रहा है। विपक्ष को असहमत होने का हक है, लेकिन विपक्ष को देश को सबसे पहले रखना पड़ेगा, न कि केवल अपनी सत्ता की। ठीक है, आपने बड़ा बोला, आपने बड़ी बात को बोली, मुझे अखिलेश जी को देने पड़ेंगे 40 सेकंड। अखिलेश जी रिप्लाई दें, गौरव भाटिया। अखिलेश जी, और जनता मैं के लिए इजाजत कानून लेता हूं। नमस्कार। इस किसानों की बात मान लेने से सरकार का नुकसान क्या, कोई ये नहीं बता रहा है। कोई ये बता दे। छोड़िए, चलिए। अमीर जी नाराज मत होइए, आपको बात। मैं नमस्कार कर रहा हूं, आपको दर्शकों का सम्मान करते हुए बैठा हुआ हूं, लेकिन ये तरीका उचित नहीं है। बिल्कुल बहुत बात है, और आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी। अगर आप इस तरह चर्चा कराएंगे, दर्शकों के सम्मान में मैं बैठा रहूंगा। अब अखिलेश जी से पूरी चर्चा कराइएगा। एक सेकंड गौरव जी, अखिलेश जी अपनी बात रख लें, उसके बाद आप ही बोलेंगे। बोलिए अखिलेश जी। उनसे करवाइए पूरी चर्चा। कोई ऐसी बात नहीं है, आपको भी आपकी बात रखने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी अखिलेश जी को मैंने बोला 30 सेकंड वो बोल रहे, फिर आप बोल लीजिए। गौरव जी 30 सेकंड रुक जाइए ना। रिवाइंड करके देखिएगा किसको कितनी बारी मिली, कितना समय मिला। ठीक है, हो सकता है आपको कम बारी मिली हो, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद आपके मंत्री आएंगे जो 15-20 मिनट बोलेंगे। अरे कोई बात नहीं, उससे अरे भाई मैं अपना समय गौरव भाटिया को देता हूं, मैं अपना समय गौरव भाटिया को देता हूं। सरकार में ये है, ये कहें ज्यादा जरूरत आज इनको बोलने की है, ये बता दें किसानों की मांग मानने से क्या ऐतराज है, क्या नुकसान है। ठीक है, गौरव भाटिया, मैं गौरव भाटिया जी को देता हूं। बोले गौरव भाटिया। नहीं, आप अखिलेश जी आप पहले बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैंने बोल दिया, आप बोलिए, कुछ पॉजिटिविटी पहले मेरी नाराजगी चीजें थी, मैंने दर्ज करा दी। अब आप बोलिए, अपने समय एक सेकंड अखिलेश जी, आपने अपनी बात को रख लिया। गौरव भाटिया, आपकी बारी है, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो ये बात कहूंगा, इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में ना आना पड़े, तो मैं इतना ही कहूंगा, मरते मर जाएंगे, लेकिन कोई स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसी ठगी चोर, खानदानी चोरों की पार्टी में नहीं आएगा। अब दूसरी बात कहता हूं, देखिए, बातचीत क्यों करी जा रही है, ये कहा जा रहा है। बातचीत करना कमजोरी की निशानी नहीं होती अमीर जी। मुझे याद है जब लोकपाल बिल की मांग हो रही थी,
तो लाठी डंडे चलाए थे रात में 1 बजे कांग्रेस की सरकार ने। महिलाओं की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पढ़ लीजिएगा। हम बातचीत इसलिए करते हैं कि अगर कुछ किसान भाई बहन हैं जो रूठे हैं तो उनको मनाने की जिम्मेदारी हमारी है। पूरे देश का किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। तीसरी बात, MS स्वामीनाथन ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। गौरव, लेकिन आपने भी एक बयान दिया कि पूरे देश का किसान इस मोदी सरकार के साथ खड़ा हुआ है। हो सकता है खड़ा हो, लेकिन काफी किसान आपके विरोध में भी खड़े हुए हैं, तो उनका समाधान तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा। वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो समाधान आपके लिए ढूंढ नहीं लेगा। अगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो समाधान ढूंढ ले तो बता दीजिए। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। कांग्रेस पार्टी का देखिए झूठ कैसे बोला जाता है। मेरे हाथ में मैनिफेस्टो है, सीरियल नंबर 11 में APMC एक्ट रिपील किया जाएगा। रिपील का मतलब है वापस। जी बिल्कुल यही मतलब होता है। लेकिन छोड़िए, मैं आपकी बात हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है। हाँ, मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। आप ही के चैनल पे मैंने ये खुलासा किया था। लेकिन एक एक किसान भाई बहन से बातचीत होती रहेगी। नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा, किसान हमारा सम्मान है, हम उनसे बातचीत क्यों नहीं करेंगे। उनके मन में अगर कोई शंका है, कोई उनका अच्छा सुझाव है, ये वो सरकार है जो बदलाव लाने के लिए भी तैयार है। लेकिन किसान ठीक है, ओके, ठीक है, आपने भी बात की। अखिलेश जी 20 सेकंड जवाब। अखिलेश जी 20 सेकंड में जवाब जाएंगे बिना बातचीत किए। देखिए अमीश जी, इन्होंने जिक्र किया अन्ना आंदोलन के समय का। हम लोगों ने कभी अन्ना आंदोलन में बीजेपी या पूरा विपक्ष सब लोग थे, कभी ये नहीं कहा ये राष्ट्रद्रोही है, पाकिस्तानी है, चाइनीज है, फलाने ढमाके। हम लोग उनसे बात किए बात करने के बाद उनको आश्वासन दिया और जो चाहते थे वो कानून लेके आए। जी चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री अब जुड़ गई है, मैं सीधा उनका रुख करता हूं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिलेश जी, गौरव भाटिया और डॉक्टर मिश्रा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी इस समय मौजूद हैं। स्मृति जी, अभिनंदन है आपका न्यूज 18 पर। किसानों का आंदोलन जो है वो अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। डिमांड पर डिमांड है और एक ही डिमांड है कि कानून को निरस्त करे, तभी आगे बात बनेगी। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कुछ समाधान निकल के आएगा? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि वर्तमान में विषय सब जुडिस है और जो मुझ जैसे व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर होते हैं उनका सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना वैसे भी उचित नहीं है। लेकिन जहां तक की बात उन किसानों की है जो किसान संगठन के रूप में अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगी अमीश जी कि ये जो तीनों कानून पारित हुए हैं, पहले भी आपकी डिबेट में आप देख रहे थे, गौरव जी बोल रहे थे, ये साल 2001 से कवायद शुरू हुई। इसका मतलब 19 साल से सतत कृषि क्षेत्र में किस रिफॉर्म की जरूरत है, इस पर देश भर में परिचर्चा में विभिन्न राजनीतिक दलों ने, सभी ब्यूरोक्रेट्स ने, पूरे देश के हर राज्य से जो इस विषय से संबंधित हैं, और उसमें वो किसान संगठन भी मौजूद हैं, जिनमें से एक ने तो कुछ वर्षों पहले ये भी इंटरनेट के माध्यम से अपनी व्यथा को व्यक्त किया कि इस रिफॉर्म को जितनी जल्दी आप लाना चाहें लेकर आए, ताकि किसान का देश में कल्याण हो। जिन 3 बिल्स के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, इन तीनों बिलों में विशेषता है क्या? पहला, कि देश के इतिहास में पहली बार एक कानून सुनिश्चित करता है कि किसान से अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपको 72 घंटों में किसान का भुगतान करना पड़ेगा, उसके पैसे चुकाने पड़ेंगे। इस बिल से पहले देश में किसान के पास ऐसा कोई भी कानूनी अधिकार नहीं था कि वो तुरंत अपनी भुगतान को सुनिश्चित करवा सके। यहां तक कि मैंने कुछ दिन पहले ही वक्तव्य में आपके चैनल पर यह कहा कि जब ये कानून नहीं था तब महाराष्ट्र, जहां पर विपक्ष की सरकार है, वहां पर एक किसान जिसने अपने मक्के की खेती को बेचा था, उपज को बेचा था, वो 5 महीने से दर-दर की ठोकरें खा रहा था। इस कानून के आने के बाद उसने कानून के इस प्रावधान का इस्तेमाल करके तुरंत 24 घंटे में अपने भुगतान को सुनिश्चित कराया। लगभग 3 लाख से ज्यादा की राशि थी। तो जो विपक्षी दल आज इतना आक्रोशित हो रहे हैं, कम से कम जाकर विपक्ष द्वारा शासित महाराष्ट्र प्रदेश के उस किसान से तो पूछें। पंजाब में तो कांग्रेस कानून के आश्रय के आधार पर पंजाब में तो कांग्रेस के जो मंत्री नेता हैं, उन्होंने तो बात अमीश जी
बोलिए स्मृति जी। जी बताएं। जी कांग्रेस दूसरी बात अमीश जी, ये इस कानून में पहली बार वर्षों वर्ष तक, चाहे वो पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, जब कांग्रेस शासित थे, और आज भी जो कांग्रेस शासित पंजाब है, वहां पर वर्षों वर्ष किसान किसके लिए उपज अपनी देना चाहता है, इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट चलता आ रहा है। लेकिन कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट में यह संरक्षण उपलब्ध नहीं था कि अगर किसान का किसी के साथ समझौता होता है तो समझौते के अंतर्गत किसान की जमीन सुरक्षित रहेगी। पहली बार मोदी सरकार एक ऐसे कानून लेकर आती है जो कहता है कि अगर आपका किसान के साथ समझौता होता है तो वो फसल का हो सकता है, फसल की खरीद का हो सकता है, जमीन आप किसान की हत्या नहीं सकते। अगर किसान की जमीन संरक्षित होती है इन कानूनों की वजह से, जी। तो तकलीफ किसी भी राजनीतिक दल को क्यों होनी चाहिए? स्मृति जी, मेरा सवाल यह है अगला कि पंजाब में तो कांग्रेस के नेता मंत्री आज एक नई लाइन ले रहे हैं। वो कह रहे हैं किसान कह रहा है कि साडा हक एथे रख, यही उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, बार बार आपकी सरकार पे ये ब्लेम आ रहा है कि ये सूट बूट की सरकार है, जो अभी से नहीं आ रहा, 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तभी से आ रहा है, ये सूट बूट की सरकार है। क्या आपको लगता है विपक्ष ने, जो कल प्रधानमंत्री ने भी बोला, कोई ऐसा भ्रमजाल बना जिसमें कुछ किसान, सब किसान नहीं, कुछ किसान ट्रैप हो गए और आपकी सरकार भी ट्रैप हो गई? देखिए, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं, सरकार ने ये जो विषय पर निर्णय लिया, देश की संसद में इन बिलों को जब पारित करवाया, खुली चर्चा ना सिर्फ इस पे हुई, जबकि मैंने आपसे कहा कि शुरुआत इसकी कहां हुई, साल 2001 से परिचर्चाओं की शुरुआत हुई, मतलब 19 साल से इस विषय पर चर्चा चल रही थी। सरकार यूपीए की भी रही 10 साल, उस अंतराल में भी यूपीए की सरकार ने इन्हीं विषयों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज आप पंजाब और उनके मंत्रियों का उल्लेख कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी नीति आयोग की हाई पावर्ड कमेटी चीफ मिनिस्टर्स की जो बनी, उसी का वो हिस्सा थे। उस कमेटी में उन्होंने ही इन रिफॉर्म्स को प्रस्तावित किया और इनको प्रस्तुत किया भारत सरकार के सामने। शायद उनके मंत्रियों को पता ना हो, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से अपने जाकर मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि आप स्वयं नीति आयोग की जब कमेटी में गए तो आप ही ने कहा कि इन रिफॉर्म्स को होना चाहिए। तो आज जब रिफॉर्म एक कानून की शक्ल लेता है, और इसमें इस बात को भी जोड़ दो अमीश जी कि आम आदमी पार्टी के नेता भी आपको विरोध प्रदर्शन करते नजर आते हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नवंबर में इसी कानून को नोटिफाई कर दिया, मतलब प्रतिस्थापित कर दिया प्रशासनिक तौर पर दिल्ली में। और इसीलिए भारत बंद का ऐलान जब ये करते हैं, वो भारत बंद का ऐलान फेल जाता है, क्योंकि देश की जनता ये दोगलापन देख रही है कि राजनीतिकरण हो रही है। जो लोग वोट की राजनीति में जीत नहीं पाए, वो इस प्रकार की ट्रैफिक को चोक करने की राजनीति कर रहे हैं। आप कांग्रेस का उदाहरण दे रही है कि दिल्ली में जो रोक रहे हैं यातायात साधारण नागरिकों का, वो स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री रोक रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी राजनीति पंजाब में चमकानी है। इसका मतलब दिल्ली की जनता को दिल्ली के मुख्यमंत्री साफ संकेत दे रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की राजनीति के लिए वो दिल्ली के साधारण नागरिक के अधिकारों का भी हनन कर सकते हैं। वो तो अब यूपी भी जा रहे हैं, उन्होंने तो कल ऐलान कर दिया मैं यूपी में भी चुनाव लड़ूंगा, मैं उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ूंगा। वो तो यूपी भी पहुंच रहे हैं। वो कहीं से भी चुनाव लड़े हैं अमीश जी, स्वतंत्र देश है, बस ट्रैफिक ब्लॉक ना करें। लेकिन ये राहुल गांधी जी का तो कहीं से भी लड़ना हो, राजनीति कहीं भी करनी हो, लेकिन ये कहां का न्याय है? आपकी जनता दिल्ली में हो या देश में हो, उन्होंने भारत बंद का ऐलान ऑपोजिशन का फेल किया। ये कहां का न्याय है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री इस प्रकार का प्रण लेता है कि मैं प्रशासनिक जामा तो पहना दूंगा कानून को, स्वयं इसको स्वीकार कर लूंगा, लेकिन क्योंकि मुझे राजनीति पंजाब में चमकानी है, इसलिए दिल्ली के उस बॉर्डर पे जाकर बैठ जाऊंगा, जिसकी वजह से न सिर्फ दिल्ली के नागरिकों को यातायात संबंधी दिक्कत हो, बल्कि जैसा कि इंडस्ट्री ने बार बार कहा कि दिन का 3,500 करोड़ रुपया इंडस्ट्री को घाटा हो रहा है। ये कहां का न्याय है? 1800 फैक्ट्रियां बंद है, 1800 फैक्ट्रियों के मजदूर राजनीतिक रोटियां तो सिक रहे होंगे, लेकिन उन 1800 फैक्ट्रियों में जो लाखों लोग काम करते हैं उनकी रोटियां कहां से बैठे हैं? 1800 फैक्ट्रियां दिल्ली में जो बंद करके बैठे हैं वो और कोई नहीं,
दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता तो इस भ्रमजाल में नहीं फंसेगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि फैक्ट्रियां वहां पर चलती रहे, वो चाहते हैं कि यातायात के साधन में कोई भी अंकुश ना आए। और पंजाब में भी पहले भी हार चुके हैं, निश्चित रूप से आगे भी हारेंगे, लेकिन प्रश्न ये उठता है, एट व्हाट कॉस्ट? कीमत क्या है? लेकिन राजनीति के अंदर अब कीमत की तो बात नहीं रह गई। आप देखिए, राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि उनका कहना है कि देश के किसान पंजाब के किसानों के बराबर आय चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार बिहार के किसानों के बराबर उनकी आय करना चाहती है। उनका कहना है कि बिहार का किसान तो बहुत गरीब है, पंजाब का किसान बहुत अमीर है। बाकी तो सब उनका छोड़ कहना दीजिए। ये है। मैं राहुल गांधी जी के संदर्भ में दो बातें कहना चाहती हूँ। अमेठी के पूर्व सांसद थे, जब वो वहां पर सांसद थे, आप तब पूछ लीजिए वहां पर क्या किसान सम्मान निधि में किसी भी किसान को सालाना 6,000 रुपया मिलता था? बिल्कुल नहीं मिलता था। अमेठी के आज 2 लाख किसानों के पास 6,000 रुपया प्रतिवर्ष मुहैया किसने किया? राहुल गांधी ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने किया। अब अमेठी से वो गए वायनाड। आज अगर राहुल गांधी से पूछिए कि जिस एपीएमसी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या उनके लोकसभा के क्षेत्र में वो व्यवस्थाएं चल रही हैं? बिल्कुल नहीं चल रही। तीसरा, आप पंजाब का बार बार अमीश जी उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बिल के आने के बाद पंजाब का किसान इतना आक्रोशित है कि सबके सब मोदी के खिलाफ है। मैं आपको एक छोटा सा निवेदन करना चाहती हूँ। सितंबर माह के बाद जो एमएसपी का ऑपरेशन हुआ धान की खरीदारी का, उसमें 71,000 करोड़ रुपया 40 लाख से ज्यादा किसानों को दिया गया, सितंबर से लेकर 12 दिसंबर तक। और अमीश जी, उसमें से 60% जो लाभार्थी हैं वो पंजाब से हैं, जिसका राहुल गांधी उल्लेख कर रहे हैं। उसमें से 60% किसान जिनको 71,000 करोड़ रुपया मिला, वो सब पंजाब के हैं। इसका मतलब राहुल गांधी पंजाब गए, ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर बैठे, उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। पंजाब का ये 9 से 10 लाख किसान आया और उन्होंने एमएसपी के ऑपरेशन में भाग लिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और करोड़ों रुपए सीधे अपने बैंक के खाते में पाए। तो आज मैं किसको सच मानूं, राहुल गांधी को या फिर वो 40 लाख से ज्यादा किसान को जो एमएसपी के ऑपरेशन में सम्मिलित होकर 71,000 करोड़ रुपए का लाभ पा चुका है इस बिल के पारित होने के बाद। और आज भी अमीश जी कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी ने 5 करोड़ गन्ना किसानों के लिए विशेष प्रावधान किया है। तो विश्वास किसका करे उस राहुल गांधी का, जिनकी सरकार जब थी साल 2009-10 में, जो आज दुहाई दे रहे थे इससे पहले कि आपकी परिचर्चा में, उनसे थोड़ा पूछिए। इतने ही हितैषी थे किसान के, तो साल 2009 से लेकर साल 2010 तक अमीश जी बजट कितना सुनिश्चित किया था यूपीए की सरकार ने किसानों के लिए? मात्र 12,000 करोड़ रुपया। और साल 2020-21 का अगर आप बजट उठाकर देख ले, मात्र और मात्र एग्रीकल्चर का, कृषि क्षेत्र का, तो मोदी के राज में 1,30,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मुहैया कराया नरेंद्र मोदी ने, मात्र और मात्र इसी क्षेत्र के लिए। एक स्मृति जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, से लेने लगे हैं। जी स्मृति जी, क्या आपको लगता है कि एक आज प्रियंका गांधी का मैं फेसबुक पोस्ट पढ़ रहा था जिसको पीआईबी ने कहा है कि ये फेक न्यूज की कैटेगरी में आता है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा, जिस भारतीय रेल को देश के करोड़ों लोगों ने अपनी मेहनत से बनाया, बीजेपी सरकार ने उस पर अपने अरबपति मित्र अडानी का ठप्पा लगवा दिया है। कल को धीरे धीरे रेलवे का एक बड़ा हिस्सा मोदी जी के अरबपति मित्रों को चला जाएगा। देश के किसान, खेती किसानी को भी आज मोदी जी अरबपति मित्रों के हाथ जाने से रोकने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है चाहे राहुल हो चाहे श्रीमती वाड्रा जी, क्या आपको लगता है कि आप जब रेल की बात करते हैं तो मैं आपको आमंत्रित करती हूं जी कि आप थोड़ा आए इमेज बनाने की कोशिश, फैक्ट्री को देखें। नहीं, मैं 2 बातें इसमें कहना चाहूंगी। इमेज, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी और श्रीमती वाड्रा की कोई अच्छी खासी है जिसके ऊपर मुझे कोई दृष्टि डालनी पड़े। लेकिन आपको एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ अमीश जी। रायबरेली, जहां पर श्रीमती वाड्रा और श्रीमती गांधी का परस्पर वहां पर एक समन्वय रहता है राजनीति की दृष्टि से, वहां पर एक रेल कोच फैक्ट्री है। आप मेरी ना माने, आप यूपीए के कार्यकाल के प्रकाशन को निकाल कर देख लें। रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री को सिर्फ सोनिया जी के लिए चलाना है ताकि वो फीता काट के फोटो खींच सकें। उसके लिए पंजाब से ही बोगी निकाली गई, उसको रायबरेली लेकर पेंट कराया गया,
ताकि लोगों को भ्रमित करा जा सके कि देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जब मोदी की सरकार आई तब वहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन फैक्ट्री के नहीं, हिंदुस्तान के रेल इतिहास में रायबरेली में सुनिश्चित अगर किसी ने कराया तो मोदी जी की सरकार ने कराया। तो इस प्रकार के कई उदाहरण हैं, और जो आज हितैषी बन के घूम रहे हैं उनसे पूछना चाहती हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए जी। मैं अमेठी की सांसद हूं, वहां पर आपके शो में मैं पहले भी कह चुकी हूं, 6 साल से एक स्टैंडिंग ऑर्डर है जिला प्रशासन का। सम्राट साइकिल की जमीन किसानों की थी, जिस पर हत्या कर बैठे हैं श्रीमती वडेरा, श्रीमती गांधी और राहुल गांधी। देश की चिंता छोड़ें, पहले कम से कम जहां 50 साल उनके परिवार ने राज किया वहां पर जो किसान की जमीन हड़पी है वही लौटा दे तो बड़ी कृपा होगी। मैं अब आपसे बंगाल की बात करना चाहता हूं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पे हमला हुआ। ममता बनर्जी के कई बड़े नेता बीजेपी में इस समय टूट के आ रहे हैं। एक मंत्री ने भी रिजाइन कर दिया है अपनी विधायकी से। क्या आपको लगता है बंगाल में की राजनीति का जो रक्त चरित्र है वो क्या लोकतंत्र पे खतरा नहीं है? क्योंकि इस देश में एक गैंग है जो कहता है लोकतंत्र पे खतरा है हर बात के ऊपर, लेकिन बंगाल में उन्हें लोकतंत्र पे खतरा नहीं दिखता। नहीं, देखिए, उस गैंग को खतरा अपनी जेब पर दिख रहा है, लोकतंत्र पे नहीं दिख रहा। लोकतंत्र की तो मात्र वो दुहाई देते हैं। और अगर ये गैंग अमीश जी इतना सुदृढ़ होता अथवा इतना सशक्त होता तो साल 2019 में जो ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्राप्त हुई वो संभव नहीं होती। ये पहली बार नहीं है कि इस हाय तौबा करने वाली गैंग ने कोई नया स्वांग रचाया हो। आप जानते हैं कि साल 2014 से ही इनका मकसद कोई एक कानून अथवा कोई एक पॉलिसी नहीं है। इनका मकसद यह है कि वो मोदी को कितना परेशान कर सके अथवा मोदी को सेवा से, सत्ता से तो नहीं, क्योंकि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी अपने आप को घोषित कर चुके हैं कि वो कितना उनको सेवा कार्यों से दूर रख सकें। लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि जितना वो नरेंद्र मोदी को आहत करने का प्रयास करते हैं उतना ही तटस्थ होकर देश की जनता नरेंद्र मोदी के संग खड़ी हो जाती है। ममता बनर्जी पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं दोबारा कहती हूँ अमीश जी, जो भारत बंद विफल होते आपने देखा, जी। उसका श्रेय देश की जनता को जाता है, क्योंकि जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी के हाथों कभी भी कोई भी प्रकार का अप्रिय काम कृषि क्षेत्र में क्या, भारत की किसी भी पॉलिसी क्षेत्र में नहीं होगा, क्योंकि वो प्राथमिकता अपने देश को देते हैं, देश की उन्नति को देते हैं। जहां तक मुख्यमंत्री बंगाल की आप बात कर रहे हैं जी, मुझे लगता है कि मां माटी मनुष्य का जो संकल्प उन्होंने दिया, उनके राज में मां का क्या हाल हुआ। अगर कोई महिला भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है और वो लोकतांत्रिक ढंग से अपना विरोध दर्ज करती है तो ममता बनर्जी, और ये दुख की बात है, आक्रोश की बात है, अपने हथकंडों का इस्तेमाल करते हुए पुरुष कार्यकर्ता को टीएमसी के भेज दें ताकि उस महिला कार्यकर्ता का बलात्कार हो, उसकी हत्या हो। कितने ऐसे चित्र आपने देखे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरेआम खुली गली में, गांव में मौत के घाट उतार दिया जाता है, फांसी से उन्हें लटका दिया जाता है। ममता बनर्जी को शायद इस बात का वहम है कि अगर इस प्रकार से सार्वजनिक हिंसा वो करवाएंगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सहम कर कहीं बैठ जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जिस प्रकार से उन्होंने अटैक कराया वो कहीं ना कहीं दो बातें दर्शाता है। एक, प्रशासनिक तौर पर वो पूरी तरह से विफल हैं, क्योंकि वही नहीं जानती कि लोकतंत्र तो छोड़िए, लॉ एंड ऑर्डर को किस प्रकार से बरकरार रखा जाता है। लेकिन दूसरा, उनकी तिलमिलाहट है कि उनका अपना ही एक राजनीतिक परिवेश है जो उनके हाथ से छूटता जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार की एंजाइटी वो पॉलिटिकली दिखा रही हैं, कहीं ना कहीं जिस प्रकार का उन्होंने हिंसक प्रदर्शन किया, जनता तो न्याय करेगी ना। उनको खुशफहमी ये थी कि भाजपा का कार्यकर्ता डर के घर में बैठ जाएगा। भाजपा के कार्यकर्ता का संकल्प है, आप अगर एक को मारेंगे तो 10 और खड़े हो जाएंगे। कितनों को मारेंगे आप? जी, बहुत तो आज जो आप बंगाल में देख रहे हैं, जी स्मृति जी, रक्ततंत्र जो ममता का है उस पर लोकतंत्र भारी होगा, ये भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको विश्वास दिला सकती हूं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हमारे साथ थी। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार।